For more information and tutorials, please visit my website www.bacomputerexpert.in. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड 2007 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में, और ये है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 5। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में आपने सीखा था फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की प्लेलिस्ट है वहाँ पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है, और उसके बाद फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में वन बाय वन सीखेंगे। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब होता है पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना, उसके एट्रीब्यूट्स को यूज करके। तो पैराग्राफ के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको पैराग्राफ में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, सेंटर में या जस्टिफाई करना है, उसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि आपने पैराग्राफ में जो लाइनें टाइप कर रखी हैं उनके बीच में स्पेस कितना देना है, गैप कितना देना है, तो उसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। उसके बाद है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि आप पैराग्राफ किस पोजीशन से टाइप कर रहे हैं, या आपका पैराग्राफ किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो पैराग्राफ की टाइपिंग पोजीशन को हम कहते हैं इंडेंटेशन। उसके बाद है पैराग्राफ का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, या फिर एक लिस्ट बनाना पैराग्राफ में जिसके अंदर बुलेट्स यानी कि सिंबल्स लगे हों, या फिर नंबर वाइज आपको कोई लिस्ट बनानी है 1 2 3 या ABCD करके नंबरिंग अप्लाई करनी है। तो जब भी ये सभी एट्रीब्यूट्स आप पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो चलिए देखते हैं एमएस वर्ड में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल्स या उनके एट्रीब्यूट्स को कैसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एमएस वर्ड को पहले से ही ओपन किया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में और फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में सीखा था, और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। अगर आपने फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके और वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एमएस वर्ड है उसके अंदर जब भी आप कुछ भी टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे कीबोर्ड में तो कंप्यूटर उसको एक पैराग्राफ मानेगा। अगर आप एक वर्ड टाइप करके भी एंटर कर देंगे तब भी ये एक पैराग्राफ माना जाएगा, और अगर आपने एक लाइन लिख के भी एंटर कर दिया तब भी ये एक पैराग्राफ माना जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भी आप कंप्यूटर में एक लाइन लिखें, चाहे एक वर्ड लिखें या 3-4 लाइनें लिखें, उसके बाद जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसको कंप्यूटर जो है एक पैराग्राफ मानेगा। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं Ctrl A करके। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ पैराग्राफ टाइप होना चाहिए यहाँ पर। तो मैं जो कंप्यूटर में पहले से सेट होता है उस पैराग्राफ को यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप कर रहा हूँ, ताकि मुझे खुद से टाइप ना करना पड़े। उसके लिए हम रैंडम वाले फंक्शन का यूज़ करेंगे, =RAND ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद और फिर एंटर। तो इससे आपके पास ये 3 पैराग्राफ आ जाएंगे या कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे यहाँ पर। तब आप आसानी से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल्स को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर कुछ सिलेक्शन की शॉर्टकट बताऊंगा कि आप टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं फास्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा कर्सर इस टेक्स्ट की लाइन के स्टार्टिंग में है। तो अगर आप कीबोर्ड में एरो वाले बटन को प्रेस करते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाले बटन को, तो जब आप इस पे 1 बाय 1 एरो प्रेस करेंगे राइट साइड वाला तो ये राइट साइड की डायरेक्शन में मूव होगा कर्सर, और लेफ्ट वाला अगर एरो प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में मूव करेगा। और अगर आप शिफ्ट बटन दबाए रखेंगे और फिर राइट करेंगे, राइट एरो को प्रेस करेंगे, तो ये राइट साइड में सिलेक्शन करता जाएगा। और डीसेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट बटन दबाए रखना है और वापस लेफ्ट वाला जो एरो है
उसको प्रेस करना है तो ये अनसेलेक्ट कर देगा। तो ये शॉर्टकट है सिंपल सेलेक्ट करने की। अगर आप वन बाय वन कर्सर को अलग अलग नेक्स्ट वर्ड्स पे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। तो कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद आपने राइट एरो वाला बटन दबाया तो ये नेक्स्ट वर्ड पे कर्सर चला जाएगा। फिर अगर आप कंट्रोल राइट वाला बटन दबाएंगे एरो का तो फिर नेक्स्ट वर्ड पे चला जाएगा। इस तरह करके अगर आप नेक्स्ट वर्ड पे कर्सर ले जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल और राइट साइड वाला एरो का बटन दबा सकते हैं। लेफ्ट साइड का बटन दबाने से ये लेफ्ट में जाएगा। तो अब ये जैसे गैलरीज वाले वर्ड पे आ गया, फिर दा वाले वर्ड पे आ गया, फिर टैब वाले वर्ड पे आ गया। तो इस तरह करके ये वर्ड बाय वर्ड कर्सर को मूव करेगा। तो उसके लिए आपको कंट्रोल और किसी भी एरो को लेफ्ट राइट को प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल और डाउन वाला बटन दबाएंगे तो ये नेक्स्ट वाले पैराग्राफ की पहली लाइन पर आ जाएगा, और फिर अगर कंट्रोल डाउन बटन दबाएंगे तो फिर ये पैराग्राफ की नेक्स्ट जो पैराग्राफ की पहली लाइन है उस पर आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल अप वाला बटन दबाएंगे तो ये ऊपर जो भी पैराग्राफ है उन सब की पहली लाइन पे आ जाएगा। तो इस तरह कंट्रोल से आप वर्ड बाय वर्ड मूव कर सकते हैं या पैराग्राफ से पैराग्राफ में मूव कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और फिर एरो का यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल कंट्रोल शिफ्ट आपने प्रेस कर लिया और फिर राइट वाला एरो का बटन प्रेस किया तो ये एक वर्ड को सिलेक्ट करेगा। फिर अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और राइट वाला बटन प्रेस करेंगे तो दूसरे वाले वर्ड को सिलेक्ट करेगा। तो इस तरह वर्ड बाय वर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डीसिलेक्ट करने के लिए आपको उल्टी डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में एरो प्रेस करना है, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट। तो एक एक करके अगर आप प्रेस करेंगे तो ये उसको डीसिलेक्ट कर देगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो ये पैराग्राफ को पूरा सिलेक्ट कर लेगा, और फिर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेगा, और डीसिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और अप वाला बटन दबाना पड़ेगा। तो इस तरह करके आप वर्ड बाय वर्ड या फिर पैराग्राफ टू पैराग्राफ सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा जो कर्सर है टाइपिंग वाला वो पैराग्राफ की पहली लाइन पर है, यानी कि स्टार्टिंग में है। अगर आपका कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में है और आपने एकदम लाइन के एंड में जाना है तो उसके लिए आपको एंड वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड में। तो आपका जो कर्सर है वो लाइन के एंड में चला जाएगा। अगर आप होम वाला बटन प्रेस करेंगे तो लाइन के शुरू में आ जाएगा। तो अगर आप पूरी लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं एकदम, तो जहाँ पे आपका कर्सर है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो कर्सर है मेरा वो लाइन के स्टार्टिंग में है, तो इसको अगर आपने पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट और एंड बटन प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आपका कर्सर लास्ट में है इस लाइन के और आपने पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट और होम वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन को इजीली और फास्ट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अलाइनमेंट क्या होता है और हम पैराग्राफ को या टेक्स्ट को अलाइन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला बटन दिया हुआ है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड है यानी कि ये ऑन है। तो बाय डिफॉल्ट जो MS वर्ड है उसके अंदर लेफ्ट अलाइन होता है, यानी कि आपका जितना भी टेक्स्ट टाइप होगा या जितना भी टेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वो सभी लेफ्ट साइड में है। तो ये ऑटोमेटिक पहले से ही ऑन है, तो इसको क्लिक करने के लिए हमको किसी दूसरे ऑप्शन को पहले अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर है सेंटर, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को सेंटर में कर देगा पेज के। तो जैसे ही अगर आप इस पर क्लिक करेंगे किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके तो उस पैराग्राफ की जितनी भी लाइनें हैं वो सभी सेंटर में हो जाएंगी। अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूं ताकि ये बैकवर्ड हो जाए, अनडू जिसको कहते हैं। अगर आप पैराग्राफ को क्लिक कर देंगे तब भी पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, और चाहे आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए एक ही बात है। तो आप पैराग्राफ में क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं ये ऑप्शन, तो वो पूरे पैराग्राफ पे ही अप्लाई होगा, क्योंकि पैराग्राफ में जो आपने लाइनें लिख रखी हैं वो सारी कंटिन्यू लाइनें लिखी हुई हैं। अभी मैं इसको दोबारा से लेफ्ट कर रहा हूं, तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। उसके बाद है राइट अलाइन करना, अलाइन टेक्स्ट राइट। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट साइड में अलाइन हो जाएगा, यानी कि सारे जितने भी वर्ड्स थे वो राइट साइड में मूव कर जाएंगे। तो लेफ्ट से आप लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, और सेंटर से आप बीच में कर सकते हैं, और राइट से राइट साइड में। उसके बाद है लास्ट ऑप्शन अलाइनमेंट का, जस्टिफाई।
अब जस्टिफाई में क्या होता है, ये जैसे बता रहा है कि डेफिनेशन में, अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स एज नेसेसरी। यानी ये क्या करता है, जैसे आप अगर गौर करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो लाइन है वो सारी एक सीध में है और बराबर है, लेकिन यहाँ पर राइट साइड में लाइन छोटी बड़ी है, जैसे ऑफ तक ये लाइन आ गई, उसके बाद फिर एंड वाली थोड़ी छोटी लाइन है और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट वाली लाइन थोड़ी बड़ी होगी। अगर आप राइट साइड से भी इसको बराबर करना चाहते हैं तो ये जस्टिफाई वाली कमांड क्या करेगी, लेफ्ट और राइट दोनों को दोनों साइड से बराबर कर देगी। और बराबर कैसे करेगी, वर्ड्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस देके। तो जैसे ही आप पैराग्राफ पे क्लिक करके जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों साइड से लाइनें बराबर हो जाएंगी। तो ये होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब इनके शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे लेफ्ट करने के लिए आप कंट्रोल एल दबा सकते हैं, राइट करने के लिए कंट्रोल आर दबा सकते हैं, और सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। तो जैसे अब मैंने इसमें ये पहले जस्टिफाई किया हुआ है, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा अलाइनमेंट इस पे अप्लाई हो रखा है, वो ऐसे ऑरेंज कलर का यानी कि हाईलाइटेड हो जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि अभी करंटली कौन सा अलाइनमेंट अप्लाई है। तो मैं अब इस पे कंट्रोल एल प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड में ताकि ये लेफ्ट अलाइन हो जाए। तो कंट्रोल एल प्रेस करने से ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा और कंट्रोल आर प्रेस करने से राइट अलाइन हो जाएगा। और सेंटर की शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल सी नहीं है, क्योंकि कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। तो सेंटर की जो शॉर्टकट है उसकी स्पेलिंग में ही है CENTER, यानी कि सी के बाद जो ई आ रहा है वो इसकी शॉर्टकट है। तो इसकी शॉर्टकट होगी कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई प्रेस करने से ये सेंटर में हो जाएगा। तो अभी मैं इसको कंट्रोल एल जो बाय डिफॉल्ट था वो कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसकी जो लाइनें हैं उसके बीच में गैप देना, थोड़ा सा स्पेस देना। तो इसमें एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनता है कि बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है MS वर्ड 2007 में। तो उसका आंसर है 1.15। तो 1.15 ये हमारा लाइन का स्पेस होता है। अब इसका मतलब क्या है 1.15, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है, लाइंस। तो अगर आपने एक लाइन को दो लाइनों जितना स्पेस देके मतलब खुला करना है, या फिर एक लाइन को एक लाइन में ही लिखना है, तो वो आप इनमें से नंबर कोई भी क्लिक करेंगे तो वो लाइन स्पेसिंग इस पे अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं जैसे 2 पे क्लिक कर रहा हूं, तो 2 पे क्लिक करने से एक लाइन दो लाइनों जितना गैप या स्पेस जो है वो यूज करेगी। जैसे आप देख सकते हैं इस लाइन के बाद यहां पर एक गैप आ गया है। तो 2 का मतलब ये है कि आपने एक लाइन पे दो लाइनों जितना गैप अप्लाई कर दिया, यानी कि हर एक लाइन जो है वो दो लाइनों जितना स्पेस लेगी। तो इस तरह आपकी जो पैराग्राफ के टेक्स्ट की लाइनें हैं वो खुली खुली हो जाएंगी। बाय डिफॉल्ट अगर आप सेम करना चाहते हैं पहले जैसा तो 1.15 पे क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल कर देगा जो बाय डिफॉल्ट पहले था। अब इसके अंदर कुछ शॉर्टकट हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कंट्रोल 5 अगर प्रेस करेंगे तो 1.5 लाइन का स्पेस आ जाएगा। आपने देखना है तो यहां पर देख सकते हैं, अब ये 1.5 है। अगर आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो ये 1 पॉइंट का अप्लाई कर देगा, और यहां पर आप देख सकते हैं अब 1 पॉइंट हो गया है। और अगर आप कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो ये दो लाइनों का गैप अप्लाई कर देगा। तो देखिए अब यहां पर भी 2 हो गया है। तो ये 3 शॉर्टकट हैं, तो इसमें कोई भी आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टकट ये 3 ही है जो हमारी बेसिक हम यूज करते हैं। तो 1.5, 1 और 2, तो ये शॉर्टकट हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, मैं अभी इसको पहले नॉर्मल कर रहा हूं 1.15 पे क्लिक करके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के जो ये ऑप्शंस है सारे, ये हम कैसे यूज करेंगे। और इसी तरह सेम हमने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी सीखा था पिछले वीडियो में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके और वो वीडियो देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ का मतलब होता है कि पैराग्राफ से पहले थोड़ा सा स्पेस ऐड करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया,
चाहे आप पैराग्राफ में क्लिक कर लीजिए या सिलेक्ट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। जैसे इस पैराग्राफ के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस या गैप आ रहा है, लेकिन पैराग्राफ के ऊपर कोई स्पेस या गैप नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे, तो ये पैराग्राफ से पहले थोड़ा सा स्पेस अप्लाई कर देगा। अगर आपने इसको हटाना है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, तो पैराग्राफ के जो पहले स्पेस था वो हट जाएगा। और पैराग्राफ के बाद जो ये स्पेस है जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, इसको अगर आपने हटाना है तो आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर सकते हैं, तो पैराग्राफ के जो बाद में स्पेस था वो हट जाएगा। और अगर इसको क्लिक कर देंगे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शंस यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें शेडिंग। अब इसमें मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि जो ये शेडिंग वाला ऑप्शन है, वैसे तो ये बैकग्राउंड में कलर देने के लिए है, लेकिन हमने एक पहले फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स वाले ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन किया था, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर आपने मेरी फॉन्ट फॉर्मेटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके और वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर था, अगर उसमें हम कोई भी कलर अप्लाई कर रहे थे तो वो टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे येलो कलर पे पॉइंटर मूव किया, तो जितना भी पैराग्राफ था उसके सिर्फ टेक्स्ट पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है। जैसे लास्ट वर्ड हमारा है लुक, तो वहां तक आपका ये कलर आ गया, और लाइनों के बीच में थोड़ा थोड़ा जो गैप है वहां पर कलर अप्लाई नहीं हुआ। तो ये तो क्या करता है, टेक्स्ट पर ही बैकग्राउंड का जो कलर है वो अप्लाई करेगा। लेकिन शेडिंग के अंदर क्या होता है, शेडिंग के अंदर अगर आप जो भी कलर अप्लाई करेंगे वो पैराग्राफ के ऊपर पूरा अप्लाई होगा, जैसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाता है वैसे। तो इसमें और टेक्स्ट हाईलाइट कलर में ये डिफरेंस है। तो आप इनमें से कोई भी कलर जो बैकग्राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं वो क्लिक कर दीजिए, तो वो बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने वो कलर हटाना है तो यहाँ से आप नो कलर कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं है और आप अपनी तरफ से कोई कलर बनाना चाहते हैं या कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मोर कलर्स पे क्लिक करके आप वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो हम कोई भी कलर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा बैकग्राउंड में। और यहाँ से आप किसी भी एरिया पे क्लिक करके और डार्क लाइट यहाँ से साइड में से करके और ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा बैकग्राउंड में। अगर आपने इसको बैकग्राउंड वाले कलर यानी शेडिंग को हटाना है तो उसके लिए आपको नो कलर पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये बैकग्राउंड का कलर हट जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन था शेडिंग का। उसके बाद ऑप्शन है बॉर्डर का। वैसे बेसिकली जो ये बॉर्डर वाला ऑप्शन है ये हम अप्लाई करते हैं टेबल्स के अंदर, टेबल वाले टॉपिक के अंदर जब हम टेबल बनाएंगे। तो इसमें जो अभी फिलहाल यूज होने वाले ऑप्शन है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो आपने जैसे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने आउटसाइड बॉर्डर्स पे क्लिक कर दिया, तो पैराग्राफ के चारों तरफ एक लाइन आ जाएगी, यानी कि एक बॉर्डर आ जाएगा। अगर आपने नो बॉर्डर पे क्लिक कर दिया तो ये बॉर्डर हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है और आप बॉटम वाली लाइन को यानी कि ये वाली लाइन जो है इसको लाइन को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इनमें से ये ऑप्शन ऑन ऑफ करने पड़ेंगे। अब जैसे ये सारे ऑप्शन ऑन है तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सभी में बॉर्डर आ रहा है। अगर आप बॉटम बॉर्डर वाले ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो जो अभी ये सिलेक्शन में बॉर्डर अप्लाई हुआ है इसके अंदर बॉटम वाला जो बॉर्डर है ये हट जाएगा। और अगर आपने वापस लाना है तो आप उसी बटन पे दोबारा क्लिक कर सकते हैं, तो वो बॉर्डर वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स तब अप्लाई होता है, अभी मैं इसको नो बॉर्डर कर रहा हूं, ऑल बॉर्डर्स तभी अप्लाई होता है जब आपने 2 या 2 से ज़्यादा पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखे हो, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दिया, तो दोनों पैराग्राफ के बीच में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, तो ऑल बॉर्डर से ऐसा होगा। अगर आपने इनसाइड बॉर्डर वाले ऑप्शन को ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया तो उससे जो बीच में लाइन लगी हुई है वो वाली लाइन हट जाएगी। ये यहाँ पर अभी काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर वर्टिकल लाइन नहीं है। जैसे एक टेबल में वर्टिकल लाइन होती है, तो इसमें सिर्फ ये नीचे वाले 2 ऑप्शन है ये यूज होंगे। दोनों में से भी एक ही होगा, क्योंकि ये इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, अब क्योंकि इसके अंदर वर्टिकल बीच में तो कोई बॉर्डर है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन यूज नहीं होगा। और इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर पे क्लिक करने से जो बीच में लाइन है वो हट जाएगी। और अगर दोबारा लगानी है तो आप उस पर दोबारा क्लिक कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप इन ऑप्शनों का यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन टेबल्स में चलेंगे तो मैं आपको वो यहाँ पर नहीं बता सकता, वो हम नेक्स्ट वाले जब कभी टेबल का टॉपिक आएगा वीडियोज़ में तब आप वहाँ पर सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन। इसके लिए मैं बॉर्डर्स को हटा रहा हूँ, नो बॉर्डर पे क्लिक करके, और पैराग्राफ के बीच में खाली जगह बना रहा हूँ ताकि एक जो हॉरिजेंटल लाइन है वो आ जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, उसके बाद हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक किया तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी। ये किसी भी पैराग्राफ को या फिर लेटर में आप कोई पोर्शन अलग दिखाना चाहते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन अलग है और सेम पेज पे ये नीचे वाला पोर्शन अलग है, तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन के भी कुछ ऑप्शंस हैं, तो उसको लाने के लिए आपको हॉरिजेंटल लाइन पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास विड्थ और हाइट वाले ऑप्शन आ जाएंगे और कलर चेंज करने से रिलेटेड या अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसकी विड्थ कर दी 50% और इसकी हाइट जैसे 1.5 पॉइंट्स में लिखी हुई है तो मैंने इसको कर दिया 5 पॉइंट्स। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो लाइन की मोटाई यानी कि हाइट बढ़ जाएगी और विड्थ यानी कि चौड़ाई कम हो जाएगी, यानी कि 50% होगी। फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसमें अगर आपको कलर फिल करना है तो यहाँ से साइड में से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं और फिर ओके। उसके बाद फिर डबल क्लिक करेंगे। अब इसमें अलाइनमेंट में अगर आप लेफ्ट करेंगे तो ये लाइन लेफ्ट साइड में हो जाएगी, सेंटर करेंगे सेंटर में और राइट करेंगे तो राइट साइड में। तो यहाँ से आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको नॉर्मल करना है पहले जैसे था तो यहाँ पर विड्थ को 100% कर दीजिए और यहाँ पर 1.5 था तो यहाँ पर 1.5 टाइप कर देंगे और ये वाला कलर जो है यहाँ साइड वाले ऑप्शन से हटा देंगे। ठीक है, और ओके करने से ये नॉर्मल जैसे पहले लाइन लगी हुई थी वैसे आ जाएगी। अगर आपने इसको हटाना है तो लाइन पे क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो लाइन हट जाएगी। तो इस तरीके से आप हॉरिजेंटल लाइन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस हैं ड्रा टेबल, व्यू ग्रिड लाइंस, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। ये वाले जो ऑप्शन है ये भी टेबल से रिलेटेड है। बेसिकली हम टेबल पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम ये अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई टेबल वाला ऑप्शन या टेबल नहीं बना रखी है। तो जब हम टेबल वाला टॉपिक करेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पर हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैराग्राफ से रिलेटेड बॉर्डर वाले ऑप्शंस को यूज करना। अब उसके बाद मैं आपको कुछ इंडेंटेशन से रिलेटेड ऑप्शंस बता रहा हूँ जो पैराग्राफ पे अप्लाई होते हैं। तो इंडेंटेशन से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर हैं। जो ये रूलर है आपका, स्केल है, इसमें यहाँ पर जो ये पहला ट्रायंगल जो उल्टा बना हुआ है, एक बटन बना हुआ है, इसमें होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। और इसके नीचे जो ये छोटा सा बटन बना हुआ है ये होता है हैंगिंग इंडेंट। और जो इसके नीचे स्क्वायर बटन, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बटन बना हुआ है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट इंडेंट। तो इसको हम पैराग्राफ पे कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले जैसे आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फर्स्ट लाइन इंडेंट जैसे नाम बता रहा है कि ये पहली लाइन की पोजीशन को सेट करेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करके कहीं पर मूव करेंगे तो जो पैराग्राफ की पहली लाइन है ये वहां तक मूव हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं लेफ्ट, तो इसलिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसको मैं वापस वहीं मूव कर रहा हूं। और उसके बाद है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में पहली लाइन को छोड़ के जो बाकी लाइन है वो वहां पर मूव हो जाएगी जहां तक आप सरकाएंगे। तो हैंगिंग का मतलब होता है पहली लाइन को छोड़कर बाकी लाइनों को ये इधर मूव कर देगा जब आप इस बटन पे क्लिक करके और इसको मूव करेंगे। उसके बाद है इन दोनों को मिला के जो इंडेंट बनता है वो बटन बनता है लेफ्ट इंडेंट वाला। तो लेफ्ट इंडेंट क्या होता है? लेफ्ट साइड से आपने पैराग्राफ को कितनी दूर करना है पोजीशन से। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 इंच तक इसको मूव कर दिया तो आपका जो पैराग्राफ है वो 2 इंच तक मूव हो जाएगा। तो पैराग्राफ को इधर सरकाने का फ़ायदा ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट में कोई भी फोटो लगाना चाहते हैं या फिर कुछ यहाँ पर अलग से कोई ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो पैराग्राफ को साइड में कर सकते हैं। इसको वापस वहीं पे करने के लिए उसी लेफ्ट इंडेंट वाले बटन पे क्लिक करके और नॉर्मल जगह पर हम मूव कर देंगे। उसके बाद राइट साइड में भी एक बटन है, ये होता है राइट इंडेंट, यानी कि पैराग्राफ को राइट साइड से कितनी दूर करना है आपने वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसको वापस करने के लिए यहाँ से इसको सरका देंगे। तो इस तरीके से हम ये इंडेंटेशन वाले जो स्केल में हमारे ऑप्शंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बुलेट्स।
बुलेट्स क्या होती हैं? ये एक तरह की लिस्ट बनाने से रिलेटेड ऑप्शंस है जिसके अंदर आप सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं लिस्ट बनाने में। अभी फ़िलहाल मैं नीचे वाले जो पैराग्राफ हैं उनको डिलीट कर रहा हूँ सेलेक्ट करके, ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए और मैं आपको लिस्ट वाले ऑप्शंस आसानी से समझा सकूँ। तो जैसे कि मैंने वो पैराग्राफ डिलीट कर दिए सेलेक्ट करके और कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा दिया। अब यहाँ पर मुझे कोई लिस्ट बनानी है और उसके अंदर मुझे इनमें से कोई डॉट या सिंबल कुछ भी लेना है, उसको हम कहते हैं बुलेटेड लिस्ट। और इस लिस्ट को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं क्योंकि सभी सिंबल सेम आएंगे लिस्ट में और उनका कोई ऑर्डर नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 5 नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला बुलेट सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट में वो बुलेट लग जाएगी। उसके बाद आपने कोई भी हेडिंग लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर लिस्ट बनानी है, तो मैंने जैसे लिखा बेसिक कंप्यूटर कोर्स। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उसके बाद एक और डॉट आ जाएगी, तो उसमें आप अलग से कुछ टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह करके जैसे जैसे आप एंटर करते जाएंगे तो एक नेक्स्ट बुलेट आती जाएगी और इस तरह आप लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट में लिख दिया फॉर एग्जांपल वेब डिजाइनिंग। अगर आपको एक कोई लाइन लिखनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप लगातार लाइन लिख रहे हैं लेकिन आपने एंटर प्रेस नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली उस लाइन को कंटिन्यू रखेगा और नेक्स्ट बुलेट नहीं आएगी नेक्स्ट लाइन में। लेकिन जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में बुलेट लगा देगा। तो इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स और डेस्कटॉप पब्लिशिंग कोर्स वाले आइटम है, उसके बीच में एक और आइटम लिखनी है या एक और टेक्स्ट लिखना है, तो आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स वाले जो आइटम का टेक्स्ट लिखा होता है उसके लास्ट में क्लिक करके और फिर आपको एंटर करना पड़ेगा। तो बीच में आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लिस्ट बना सकते हैं। और अगर आप बीच में से कोई डिलीट कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपने ये सिलेक्ट किया जो आपने बीच में लिखा था और डिलीट बटन प्रेस कर दिया, तो नीचे वाली ऑटोमेटिकली आइटम जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से आप बुलेट का यूज कर सकते हैं। अगर आपने बुलेट के जो ये सिंबल्स हैं इनका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आपको किसी एक बुलेट पे क्लिक करके और यहाँ फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन से कलर चेंज करना पड़ेगा, तो उस बुलेट का कलर सभी में चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो वहीं से फिर आपको ब्लैक करना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने आपको ये इंडेंटेशन वाले यहाँ पर ऑप्शन बताए थे, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और ये लेफ्ट इंडेंट, ये आप इसमें लिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आपने इसको सारी लिस्ट आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है इसको आपने अगर मूव किया तो जो बुलेट्स हैं सिर्फ वो मूव होंगी और बाकी टेक्स्ट वैसा का वैसा रहेगा। और अगर आप हैंगिंग इंडेंट को मूव करेंगे तो बुलेट्स को छोड़कर जो टेक्स्ट है वो मूव हो जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। और लेफ्ट वाले इंडेंट को अगर हम क्लिक करेंगे तो जहां पर ये बुलेट और टेक्स्ट दोनों है, ये वहां से दोनों ही सरक जाएंगे, दोनों ही मतलब मूव हो जाएंगे। तो पहले वाली जो फर्स्ट लाइन इंडेंट था, इससे इस बटन से आपका जो बुलेट की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। हैंगिंग वाले से जो लिस्ट में टेक्स्ट है उसकी पोजीशन चेंज होगी और लेफ्ट वाले से दोनों ही चेंज होंगे, दोनों की पोजीशन आप मूव कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नंबरिंग। इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूं सिलेक्ट करके और डिलीट। नंबरिंग वाले में भी आपको ये नंबर वाइज लिस्ट बनाने के लिए ऑप्शंस देगा। तो इसमें नंबरिंग आप ABCD वाली 1 2 3 या फिर जो रोमन काउंटिंग होती है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर 1 लिखा आ गया। उसके बाद आप जो भी टाइप करना चाहें वो कर सकते हैं। सेम वही अप्लाई होगा जो मैंने अभी बुलेट्स पे अप्लाई किया था। एंटर करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद आप जो भी टाइप करना चाहें। तो इस तरह करके आप इसमें भी वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, वही ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने बुलेट्स में अप्लाई किए थे। तो ये भी वैसे ही काम करेगा, बस इसमें नंबरिंग आ जाएगी और उसमें बुलेट्स आती हैं। इसके बाद मैं इसको डिलीट करके आगे नेक्स्ट ऑप्शन करवा रहा हूँ।
नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे इसका नाम बता रहा है मल्टी लेवल, इसका मतलब होता है कि आपकी अगर लिस्ट में एक बड़ी हेडिंग है, उसके बाद फिर एक छोटी हेडिंग है और उसके बाद एक और छोटी हेडिंग है, तो तब आपको मल्टी लेवल लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मल्टी लेवल लिस्ट में भी कई अलग अलग तरह के स्टाइल हैं। जैसे आपको 1 सबसे बड़ी हेडिंग रखनी है, उसके बाद ए वाली उससे छोटी, फिर ये रोमन काउंटिंग वाली उससे छोटी। तो इस तरह जो भी आप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर नंबरिंग लग जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा बेसिक कंप्यूटर कोर्स। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो 2 नंबर आएगा, लेकिन मैं 2 नंबर नहीं लिखना चाहता यहाँ पर, इसकी एक छोटी सब हेडिंग बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में से टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा। टैब बटन पे प्रेस करने से ये जो आपने स्टाइल सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग एक सब हेडिंग बना देगा। फिर आप यहाँ पर जो भी टाइप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद अब MS ऑफिस 2007 के अंदर आपको एक और छोटी हेडिंग बनानी है, तो उसके लिए आपको फिर टैब बटन दबाना पड़ेगा। फिर अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो ये उसकी सी की जो है एक छोटी हेडिंग और बना देगा। यानी कहने का मतलब है कि आप लेवल सेट कर सकते हैं टैब बटन से। टैब बटन से आप छोटी हेडिंग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो भी टाइप करना है एंटर एंटर करके वो मैंने यहाँ पर लिस्ट में लिख दिया। अब उसके बाद मुझे बैक जाना है, सी के बाद डी वाली जो एक लिस्ट में आइटम है वो बनानी है। तो जब आप टैब बटन दबाते हैं तो ये छोटी हेडिंग बनाता है या छोटी सब लिस्ट में आइटम बना देगा। और जब आप शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे कीबोर्ड में तो ये उस हेडिंग को बड़ा कर देगा। यानी कि अगर मैं शिफ्ट टैब बटन दबाऊंगा तो ये उसको बड़ी हेडिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया इंटरनेट का टॉपिक, फिर एंटर। अब मुझे यहाँ पर 1 के नीचे 2 वाली हेडिंग बनानी है, तो ई को उधर करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी फिर शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे। शिफ्ट टैब बटन दबाने से ये 1 के नीचे 2 हेडिंग कर देगा और उसके बाद आप जो भी टाइप करना चाहें वो कर सकते हैं। इस तरह करके आप हेडिंग बना सकते हैं। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक और हेडिंग बनानी है तो फिर आपको टैब बटन दबाना पड़ेगा और फिर यहां पर मैंने जैसे लिख दिया इसके अंदर अगर कोई भी जो भी ये मैंने सॉफ्टवेयर लिखे हैं और जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रा और वेब डिज़ाइनिंग वगैरह सभी, वो मैं इस चैनल पर वीडियो बनाऊंगा। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं उनको प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं इसके अंदर बहुत सारे ट्यूटोरियल डालूंगा जो ईजी वे में होंगे, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल या फिर सभी फील्ड से रिलेटेड। तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। तो आप देख सकते हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट को अप्लाई करने के बाद हम ऐसे इस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं कि टैब बटन दबाने से ये छोटी हेडिंग बनाता है और फिर शिफ्ट टैब बटन अगर दबाएंगे तो ये बड़ी हेडिंग बनाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का। इसके अंदर आपके ये वाले ऑप्शन नहीं चलेंगे जो इंडेंटेशन वाले हैं, क्योंकि अगर आप इसमें मूव करेंगे तो इनका लेवल खराब हो जाएगा, ये सारे एक ही लेवल में आ जाएंगे। तो ये इंडेंटेशन वाले जो मैंने ऑप्शन आपको बताए थे दूसरी लिस्ट में, बुलेट या नंबरिंग में, वो आप मल्टी लेवल वाली नंबरिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको इनको यूज़ नहीं करना। तो मल्टी लेवल लिस्ट को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट का मतलब मैंने जैसे बताया था कि जो आपकी पोजीशन होती है टाइपिंग की, यानी कि जो आपने टेक्स्ट लिखना है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, उसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। तो जैसे इस पैराग्राफ को अगर आप, क्योंकि ये सबसे पहले स्टार्टिंग में ही लेफ्ट साइड में है, तो आपको इसका इंक्रीज करना पड़ेगा इंडेंट, यानी कि इसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे ही आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हाफ इंच यानी कि 0.5 इंच ये रूलर के हिसाब से मूव करेगा, यानी कि इसकी पोजीशन जो है वो इंक्रीज होगी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि
ये क्या है, इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट से वापस बैक हो जाएगा जहाँ से मतलब ये स्टार्ट हुआ था। तो जैसे जैसे आप 1 बाय 1 क्लिक करेंगे वैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ की पोजीशन को लेफ्ट से दूर करने के लिए या लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए। तो जो ये ऑप्शंस दोनों हैं इनमें एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनता है कि जब आप इंक्रीज या डिक्रीज इंडेंट करते हैं तो ये कितने इंच पे मूव करता है। तो उसका आंसर है ये ½ इंच पे मूव करता है, आधे इंच पे मूव करता है। ये इसका जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सॉर्ट का। तो जैसे इसमें दिखा रहा है अल्फाबेटाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डाटा। अब हमारे पास यहाँ पर कोई टेबल या न्यूमेरिकल डाटा तो है नहीं कि जिसको हम सॉर्ट कर सके, तो ये भी ऑप्शन मैं आपको टेबल वाले टॉपिक में बताऊंगा, फिलहाल इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है शो एंड हाइड। अब ये शो एंड हाइड वाला जो ऑप्शन है ये किसको शो और हाइड करेगा, ये पैराग्राफ को शो हाइड करेगा कि आपका पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। यानी कि आपने जहाँ पर एंटर किया है डॉक्यूमेंट के अंदर, एंटर प्रेस किया है कीबोर्ड से, तो ये आपको इंडिकेट करके बताएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने एंटर किया हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा पैराग्राफ है कौन सा पैराग्राफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर एक लाइन ऐसे लिखकर और एंटर कर दिया तो ये एक पैराग्राफ माना जाएगा। अगर आपने यहाँ पर जैसे ये लाइन लिख दी और फिर एंटर कर दिया और उसके बाद यहाँ तक लाइन लिख दी तो फिर एंटर कर दिया, अब आप इसमें बिना उस सिंबल को ऑन किए ये नहीं बता सकते कि आपका पैराग्राफ कहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट अगर आपका बड़ा होता है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे पैराग्राफ खत्म है या कहाँ पे बंद किया हुआ है पैराग्राफ। तो इसके अंदर जब आप ये ऑप्शन ऑन कर देते हैं तो ये आपको बता देगा कि आपका पैराग्राफ कहाँ कहाँ पे बंद हुआ है, यानी कि फिनिश हुआ है, और कहाँ कहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट के अंदर एंटर प्रेस किया हुआ है। तो ये बता रहा है जैसे यहाँ पर आपका पहला पैराग्राफ ये खत्म हो गया है, उसके बाद आपने एक लाइन लिखी, उसके बाद यहाँ पर एंटर कर दिया तो ये भी एक लाइन है, ये भी पैराग्राफ ट्रीटेड किया जाएगा। और ऐसे यहाँ पर भी एक सिंबल लग गया और यहाँ पर भी। अगर आप सिंबल हटा देते हैं तब आपको गैस करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ तक खत्म हुआ है, तो आपको पैराग्राफ के ऑप्शन अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ऑप्शन ऑन करने के बाद सिर्फ ये सिंबल दिखा देगा कि आपके पैराग्राफ कहाँ कहाँ तक आपने बना रखे हैं। इसकी एक शॉर्टकट है Ctrl+ और ये स्टार वाला बटन, यानी स्टार का जो सिंबल है कीबोर्ड में वो प्रेस करना है। जो स्टार वाला सिंबल है उसको प्रेस करने के लिए आपको कीबोर्ड में Shift और 8 वाला बटन दबाना पड़ेगा। तो इसकी जो एक्चुअल शॉर्टकट है वो है Ctrl, Shift और 8 वाला बटन। तो उससे आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल्स को पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के बारे में सीखेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज विजिट माय वेबसाइट www.bacomputerexpert.in। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और जो साथ में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन या कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and have a nice time.